नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूँ राहुल राम टेक्कर। आज से आपके लिए एंशिएंट हिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट किया हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों। इतिहास का शाब्दिक अर्थ ऐसा हुआ था दोस्तों, इट वाज हैपन, वे घटनाएं जो व्यापक परिवर्तन का आधार बनती है इतिहास कहलाती है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है दोस्तों, जिसने हिस्टोरिका का नामक ग्रंथ लिखा था। पश्चिम में इतिहास में ब्यौरों को संकलित किया जाता है। भारत में इतिहास नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों। इसलिए पश्चिमी विचारकों के अनुसार भारतीयों को इतिहास बोध नहीं परंतु 1148 कल्याण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी भारत में इतिहास की पहली पुस्तक मानी जाती है। यह कश्मीर का इतिहास बताती है दोस्तों। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? कल्हण द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी भारत में पहली इतिहास की पुस्तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, साहित्य और पुरातात्विक स्रोतों मिलकर इतिहास का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें देखते हैं, यदि पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो तो इसे प्रागैतिक कहते हैं। यदि पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हो लेकिन उनको पढ़ा ना जा सके तो ऐसे इतिहास को आद्य इतिहास कहते हैं। समझ आया दोस्तों कि सिर्फ पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध हो तो इसे प्रागैतिहासिक कहते हैं। यदि पुरातात्विक स्रोतों के साथ साथ साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध हो लेकिन उनको पढ़ा ना जा सके तो उन्हें आदि इतिहास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे पाषाण काल तथा हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय इतिहास का विभाजन देख लेते हैं। कौन कौन से काल आता है? प्राचीन काल ये आता है 1650 ईस्वी तक दोस्तों। नेक्स्ट है पूर्व मध्यकाल, यह आता है 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक दोस्तों। नेक्स्ट मध्यकाल आता है दोस्तों 1206 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन सा है? पहला सल्तनत काल, दूसरा है मुगल काल। सल्तनत काल है 1200, 600, 1707 तक दोस्तों, और मुगल काल आता है दोस्तों, यहाँ पर सल्तनत काल है दोस्तों 1226 से लेकर के 1206 से 1526 तक के। और दूसरा है मुगल काल, यह आता है दोस्तों 1526 से लेकर 1707 तक। और आधुनिक काल आता है दोस्तों 1707 से अब तक। आगे बढ़ते दोस्तों। प्राचीन भारत, वैदिक साहित्य में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था। ठीक है दोस्तों। फिर है कालांतर में दक्षिणी भारत को दक्षिणापद कहा गया, दोनों को सम्मिलित भारतवर्ष कहा गया। ठीक है, समझ आया दोस्तों कि वैदिक साहित्य में उत्तरी भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और कालांतर में दक्षिणी भारत को दक्षिणापद कहा जाता था और दोनों को सम्मिलित मिलकर भारतवर्ष कहा गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दुष्यंत पुत्र भरत के नाम पर इसे भारत का नाम दिया गया। फिर है ज्ञान में रत होने के कारण इसे भारत कहा गया। यूनानी और रोमन लोगों ने सिंधु को इंडस कहा तथा इसके पूर्व को इंडिया कहा। समझ आया दोस्तों। नेक्स्ट है चीनियों ने इसे भारत को तिएंचु, चुआंतु और इंतु नाम से जाना। नेक्स्ट है हिब्रू, जो इज़राइल की भाषा है, में भारत को होड्डू कहा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, कहा जाता है अरबों ने सिंधु को हिंदू नाम से पुकारा।
समझ आया दोस्तों। सिंधु नदी को हिंदू नाम से पुकारा तथा भारत के लिए हिंदुस्तान नामक शब्द दिए। समझ आया दोस्तों। जो इंडस रिवर थी उसको सिंधु ना बोलकर वो हिंदू कहते थे, इसी वजह से हिंदुस्तान नाम पड़ा। नेक्स्ट दोस्तों, यह भी मान्यता है कि हिमालय और इंदु सरोवर की भूमि को सम्मिलित रूप से हिंदुस्तान कहा जाता है, कहा गया। नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया था आपको दोस्तों कि इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें है दोस्तों पुरातात्विक, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों से मिलकर विवरण। इसमें आता है दोस्तों पुरातात्विक में अभिलेख और सिक्के। अभिलेख में आते हैं गुहा लेख, स्तंभ लेख, मूर्ति लेख, प्रशस्ति लेख और ताम्र लेख। ठीक है। साहित्य स्रोत में आता है दोस्तों धार्मिक लेख और धर्मेत्तर धर्मशास्त्र लेख, धर्मशास्त्र लेख। धार्मिक लेख में आता है दोस्तों वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य। धर्मशास्त्र में आता है दोस्तों स्मृति, पुराण और ऐतिहासिक ग्रंथ। विदेशी यात्रियों के विवरण में बात किया जाए तो यूनानी, चीनी, फारसी और अन्य मिलकर के बनाते हैं। फिर दोस्तों भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अभी बताया मैं दोस्तों साहित्यिक, वैदिक, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। नेक्स्ट दोस्तों साहित्यिक साक्ष्य में देखेंगे साहित्यिक स्रोत साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तु का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया है, एक है धार्मिक और एक है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में बात किया जाए तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण शास्त्रों में देखेंगे वेद आते हैं, इसमें उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति आदि ग्रंथ आते हैं। ठीक है। ब्राह्मणेतर में आता है दोस्तों जैन और बौद्ध ग्रंथों का सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों वेद। धार्मिक साहित्य में देखते हैं वेद। ठीक है दोस्तों। वेद का एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान, महत् ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान। यह शब्द संस्कृत से विद से बना है दोस्तों, जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वेद कुल 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है अर्थवेद। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वेदांग। वेदांग की हम बात की जाए तो दोस्तों यह 6 प्रकार से होता है। ठीक है दोस्तों। पहला है शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा है छंद और आखिरी 6वां ज्योतिष। 6 प्रकार के वेदांग होते हैं दोस्तों। उपनिषद की बात की जाए तो उपनिषद की कुल संख्या दोस्तों 108। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य जो सत्यमेव जयते हो वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में मिलते हैं, जिसमें प्रश्न, मांडक्य, केन, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोक इत्यादि मिलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र की बात करें तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथों में धर्मशास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। धर्मशास्त्र में 4 साहित्य मिलते हैं, कौन कौन से दोस्तों? धर्मसूत्र, स्मृति, टीका और निबंध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्मृति है, स्मृति देख लेते हैं। स्मृति को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है दोस्तों। स्मृति का उदय सूत्रों का बाद हुआ है।
मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों में मिलती है। किसे मिलती है दोस्तों? स्मृतियों में मिलती है। आगे बढ़ते दोस्तों। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट मेघादिति, मारुति, कुल्लुक, भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपराक, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम महाकाव्य में आता है दोस्तों रामायण, महाभारत। भारत के 2 सर्वाधिक प्राचीन महाकाव्य हैं। महाकाव्यों का रचनाकाल 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक माना गया है। ठीक है दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा तक। आगे बढ़ते दोस्तों। ब्राह्मणेतर ग्रंथों में इसमें आता है बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। बौद्ध साहित्य की बात की जाए तो बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा गया है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्मग्रंथ है। उलर रिज डेविस महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी बताया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। त्रिपिटक में आते हैं दोस्तों सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट दोस्तों जैन साहित्य के बारे में बात करेंगे हम। जैन साहित्य ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्ध साहित्य का ही महत्वपूर्ण अंग है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, इनकी संख्या तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे चलकर इनके उपांग भी लिखे गए। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकरण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग्य द्वार एवं 4 मूल सूत्र है दोस्तों। इन आगम ग्रंथों के रचनाकार संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। फिर लौकिक साहित्य के बारे में बात करें दोस्तों। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनी, कल्प प्रदान का साहित्य मिलता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आचार्य चाणक्य। ठीक है, इससे जानकारी मिलती है दोस्तों अर्थशास्त्र से, इतिहास के बारे में। नेक्स्ट है व्याकरण के पितामह आचार्य पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। इससे मिलती है हमको दोस्तों इतिहास के बारे में जानकारी। शाकदत्त, ठीक है दोस्तों, इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस। पतंजलि की महाभाष्य, कालिदास की मालविकाग्नि मित्रम, बाणभट्ट की हर्षचरित्र, शूद्रक की। ठीक है दोस्तों, इनसे कल्हण की राजता रंगीनी, इससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास जो है वो संगम साहित्य से प्राप्त होता है। सुदूर दक्षिण के पल्लव और चोल शासकों का इतिहास। ठीक है दोस्तों, ये हमें कलिंग तुपर्णी, चोल चरित आदि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है दोस्तों,
भारत पर प्राचीन समय से ही विदेशी आक्रमण होते रहे। इन विदेशी आक्रमणों के कारण भारत की राजनीति और यहाँ के इतिहास में समय समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ठीक है दोस्तों, इन विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास अमूल्य जानकारी हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विभाजन। विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भारतीय इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी दोस्तों? एक है यूनानी रोमन लेखक, दूसरा है चीनी लेखक और तीसरा है अरबी लेखक। ठीक है दोस्तों, यूनानी लेखक की बात करें हम तो टेसियस, हेरोडोटस यूनान और रोम के प्राचीन लेखकों में से एक है। फिर है टेसियस, ईरानी राजवैद्य था। उसने भारत के विषय में समस्त जानकारी ईरानी अधिकारियों से प्राप्त की थी। नेक्स्ट है हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कैसे कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत और फारस के बीच संबंधों का वर्णन किया। नेक्स्ट है दोस्तों निरियाकस, आने सिरकेटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के समकालीन थे दोस्तों। इन लेखकों द्वारा जो भी विवरण तत्कालीन भारतीय इतिहास से जुड़ा है वह अपने में प्रामाणिक है। नेक्स्ट दोस्तों डाइमेकस, सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राजदरबार में काफ़ी दिनों तक रहा। ठीक है दोस्तों, जो बिंदुसार था उसके डाइमेकस आया था। ठीक है दोस्तों, डायनिसिस मिस्र, नरेश टालमी फिलाडेल्फस के राजदूत के रूप में काफ़ी दिनों तक अशोक के दरबार में रहा। ठीक है दोस्तों, जो डायनिसिस था वो अशोक के दरबार में काफ़ी दिनों तक रहा। नेक्स्ट है चीनी यात्री। चीनी यात्रियों से भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों में की बात की जाए तो हम हायान, हैंसांग, एत्सिंग, मल्लावलिन, चाओजुकुआ आदि से इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अरब यात्रियों की बात की जाए दोस्तों तो पूर्व मध्यकालीन भारत के समाज और संस्कृति के विषय में हमें सर्वप्रथम अरब व्यापारी एवं लेखकों से विवरण प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन व्यापारी और लेखकों में मुख्य है कौन कौन से हैं? अरबों में अलबरूनी, सुलेमान, फरिश्ता और अलमसूदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात की जाए पुरातत्व संबंधित साक्ष्य में बात की जाए तो इसके अंतर्गत खुदाई में प्राप्त वस्तुएं आती है। इसमें अभिलेख, मुद्राएं, प्राचीन खंडर इत्यादि शामिल है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जीवाश्मों के अध्ययन से किसी काल के वासियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यह प्राचीन इतिहास का पहला पार्ट था। आज के लिए इतना ही दोस्तों, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ज़रूर न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।